हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जो आपके सॉल्व एग्जांपल्स थे और आपके एक्सरसाइज के थ्योरी क्वेश्चंस और एमसीक्यूज थे वो कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया। एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बैक की है उसमें से जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए वो सॉल्व करवाने बच गए थे, तो वो मैं आपको भी सॉल्व करवा देता हूं। आइए हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होते हैं, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। आपको मीन स्क्वायर स्पीड जो है उसका रेशियो निकालने बोला है, एक ही गैस का, ऑफ अ गैस बोला है, एक ही गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे 30 केल्विन और 120 केल्विन पे बोला है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड्स का रेशियो निकालना। मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो क्या होता है बताइए। मीन स्क्वायर स्पीड 1, मीन स्क्वायर स्पीड 2, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना। चलिए बताइए मुझे अभी कि मीन स्क्वायर स्पीड जो आपकी होती है वो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है। मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता है 3 kBt डिवाइडेड बाय स्मॉल m। kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और उसके बाद जो है आपका स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, और कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है ना। तो आपको इसका रेशियो निकालना है। देख के ही समझ में आ रहा है एक ही गैस है तो kb तो कांस्टेंट है ही है, साथ ही साथ एक ही गैस होने की वजह से मास ऑफ द मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट है, यानी v बार का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका मतलब हो गया v बार स्क्वायर 1 डिवाइड बाय v बार स्क्वायर 2, यानी दो अलग अलग टेम्परेचर पे, इज इक्वल टू क्या होगा, T1 अपॉन T2। व्हाट इज T1, मान लीजिए शुरुआत का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 30 केल्विन दिया हुआ है, तो 30 केल्विन डिवाइड बाय क्या होगा, 120 केल्विन। केल्विन केल्विन कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, आंसर आएगा 1:4, 1/4। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है ना। चलो भाई, आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि पहले 120 भी तो लिख सकते थे, रेशियो निकालना था अपने को, है ना। अपने को क्या करना है, बेसिकली कैलकुलेट करना है उसका रेशियो। ठीक है ना। तो आप 120 को पहले क्यों नहीं लिखे, तो याद रखो क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया है वो पहले आएगा। क्वेश्चन में सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, पहले 30 केल्विन है, तो आपको जब रेशियो निकाल रहे हो तो पहले आपको 30 केल्विन ही रखना है, और अगर एमसीक्यू में ऑप्शन आएगा तो आपको 30 केल्विन यानी 1:4 को ही मार्क करना है, 4:1 को नहीं। क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया है उसके हिसाब से नंबरिंग होगी, ऊपर कौन बैठेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कौन आएगा। क्लियर हो गया। तो ये कंफ्यूजन आपका मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेसल्स A and B are filled with same gas. गैस सेम है, दो अलग अलग वेसल है, where volume temperature and pressure in vessel A is twice the volume temperature and pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B. Number of molecules का आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। Number of molecules का रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोलता है सेकेंड क्वेश्चन में, यानी 12th क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोलता है कि जितना भी आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर वेसल ए में, वो वेसल बी का 2 गुना है, यानी प्रेशर ऑफ ए इज 2 टाइम्स प्रेशर इन बी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ ए इज ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ बी। ये अपने को दे दिया गया है, और इसके बाद जो है यहां पर अपने को बोलता है क्या करो, रेशियो ऑफ क्या करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वेसल ए टू वेसल बी निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in A divided by number of molecules in B, इसका आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, आइडियल गैस मानेंगे। और अगर हम लोग इसको आइडियल गैस मान लेंगे तो हम लोग एक चीज जानते हैं, आइडियल गैस जो है आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बताइए। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू NRT। ये हम लोग जानते हैं, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हमने मान लिया है कि A और B दोनों के दोनों क्या है, आइडियल गैस है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो भाई, सेम गैस है ए और बी, दो अलग अलग वेसल में जो भरी हुई है वो सेम गैस है, अलग अलग गैस नहीं है, सेम गैस है। वो क्या है, आइडियल गैस है। तो PA VA और ये क्या हो जाएगा, NA R और TA। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है। PB VB NB क्या, नंबर ऑफ मोल्स इन B, तो आपके B वाले वेसल में, और ये TB। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को
डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही दोनों को डिवाइड करूंगा तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा पी ए अपॉन पी बी और ये वी अपॉन वी बी, एन ए अपॉन एन बी, आर और आर क्या होगा कैंसिल, टी ए अपॉन टी बी मेरे पास आ गया। पी ए अपॉन पी बी क्या होगा देखो 2 होगा, है ना। पीबी को नीचे भेजूंगा तो क्या बचेगा, यहां पर 2 ही तो बचेगा, तो पी ए अपॉन पीबी क्या होगा, ये 2 होगा। और वी ए अपॉन वीबी भी क्या होगा, वी अपॉन वीबी भी 2 होगा, है ना। वी ए अपॉन वीबी भी क्या बचेगा, 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के कई सारे फॉर्मूले, मैं पहले नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं उसके अलग अलग फॉर्मूले। इनटू टी ए अपॉन टीबी भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा ये तुम्हारे पास। इसको रब कर देते हैं और अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना है, यहां गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स के कौन कौन से फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल्स के कई सारे फॉर्मूले, उसमें से एक क्या है मास अपॉन मोलार मास, एक फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये ए वेसल में है, इन ए डिवाइडेड बाय क्या होगा एवोगाड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय क्या होगा ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बी वाला वेसल, डिवाइड बाय क्या होगा एवोगाड्रोस नंबर, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। यही तो मुझे निकालना था, क्या आएगा 2:1, ये इसका आंसर है, यही दिया है बुक में, समझे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बी, यही हमको निकालना था। क्लियर हो गया, चलो भाई, तो यहां तक आपको मैंने समझा दिया। नंबर ऑफ मोल्स के कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P, 13th question, a gas in a cylinder is at pressure P. If the masses of all molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled, then find the resultant pressure. ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्या बोलता है, एक गैस जो है एक सिलेंडर में है, उसका प्रेशर क्या है P है। एक गैस जो है वो एक सिलेंडर में है, उसका प्रेशर क्या है P है, ठीक है ना। इफ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, तो मास फाइनल इज मास इनिशियल बाय 3, जो भी इनिशियल मास था उसका 1/3 हो गया, और स्पीड आर डबल, यानी स्पीड फाइनल इज 2 टाइम्स स्पीड इनिशियल, डबल कर दिया स्पीड को। तो आपको निकालने बोला है कि रिजल्टेंट प्रेशर अब क्या होगा, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा वो आपको निकालने बोला गया, ठीक है ना। ये V जो है वो क्या है, स्पीड है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, इज 1/3 N into M डिवाइड बाय V, और ये क्या होगा V बार का स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो भाई, ये अपने पास है। अब यहां पर क्या बोलता है, यहां पर जो है मास ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उसको 1/3 कर दिया गया। ये शुरुआत में था, शुरुआत में ये था, ये इनिशियल था, वॉल्यूम तो वही रहेगा, और ये आपका वेलोसिटी इनिशियल था, ये वेलोसिटी है, और ये डिनोमिनेटर में क्या है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो बदलने वाला नहीं है, वही कंटेनर है, वही सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम V था तो अब भी V रहेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है। ये इनिशियल प्रेशर था। अब आपको क्या बोलता है, अब आपको बोलता है कि फाइनल प्रेशर अब क्या हो जाएगा। आइए फाइनल प्रेशर की बात करते हैं। तो फाइनल प्रेशर में क्या होगा, 1/3 अपनी जगह पर, N इंटू ये क्या होगा अब M फाइनल डिवाइड बाय, ये तो क्या आपका वॉल्यूम ही है, और ये क्या है V फाइनल का स्क्वायर, ये अपने को समझ में आता है। अब क्या, इसको समझने की कोशिश करिए। M फाइनल, मास ऑफ फाइनल क्या है, मास इनिशियल बाय 3 है, मास फाइनल क्या है, मास इनिशियल बाय 3, तो 1/3 N इंटू M, ये क्या हो जाएगा मास इनिशियल डिवाइड बाय 3, ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या है आपका वॉल्यूम है, और ये क्या है V फाइनल, V फाइनल क्या है 2 टाइम्स V इनिशियल, तो क्या हो जाएगा 4V इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आता है, क्लियर हो गया। अब क्या, अब समझने की कोशिश करिए कि यहां पर होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि यहां पर बचा क्या है, देखिए मेरे पास बचा है 1/3, और मेरे पास क्या बचा है, मैं क्या करता हूं 4 को बाहर ले लेता हूं, ये 3 को भी बाहर ले लेता हूं, ये 4 और वो 3 बाहर से लाएंगे, अंदर क्या बच जाएगा NM इनिशियल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है ना। ये 1/3 को भी क्या कर दो आप लोग अंदर ले लो, और ये क्या हो जाएगा V इनिशियल बार का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब क्या कर दिया मैंने, ये 4 और वो 3 को बाहर ले लिया, बाकी सारी चीजें अंदर है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये टर्म जो है ये तो इनिशियल प्रेशर है उसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3P इनिशियल, तो ये उसका फाइनल प्रेशर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो वही दिया हुआ है यहां पर कि P फाइनल क्या हो जाएगा 4/3P इनिशियल, समझे, क्लियर हो गया। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रेशर का फॉर्मूला मैंने डेराइव कराया है,
तो n इंटू एम इनिशियल डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू v आपका v स्क्वायर, v बार का स्क्वायर यानी मीन स्क्वायर स्पीड है वो, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आपने इनिशियल के लिए लिखा, सेम फॉर्म फाइनल के लिए लिखा। अब जो भी फाइनल का बोला है आपने क्या कर दिया, वैल्यूज को पुट किया, जो जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स थे उनको आपने बाहर निकाला, बाकी सब तो p इनिशियल था और ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। गौर से देखिए ये जो टर्म है वो यही है, ये और ये दोनों सेम है और ये तो p इनिशियल है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए भाई ये भी मैंने आपको करा दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th हो गया, 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 14th क्वेश्चन हमारा कहता है शो दैट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स दैट ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट एसटीपी। ठीक है, क्या कहता है ये, कहता है आपसे आरएमएस वेलोसिटी ऑफ क्या, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, एट एसटीपी, एट एसटीपी पर बात कर रहा है। क्लियर हो गया। चलिए भाई, तो ये जो है आपको क्या करना है, ये बताना है कि इसकी आरएमएस वेलोसिटी √2 टाइम्स इसकी आरएमएस वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है। अब कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझते हैं। VRMS का सबसे पहले फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला है, √3RT डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर m नॉट क्या है, ये आपका m नॉट है आपका मोलार मास, m नॉट क्या है मोलार मास, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये अपने को बच्चों शो करना है, ये क्या करना है, शो करना है, ठीक है। VRMS का फॉर्मूला ये मेरे पास है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर STP बोल दिया, मतलब क्या, STP बोलने का मतलब टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेशर लिया गया है, ठीक है ना। R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और ये भी क्या है आपका 3 भी कांस्टेंट है। यानी अगर आप गौर से देखेंगे तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m नॉट आएगा। m नॉट इज दी मोलार मास, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन का मोलार मास क्या है और सल्फर का मोलार मास क्या है वो अपन लिखेंगे। तो VRMS ऑफ O2 डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ SO2 इस अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, यहां O2 है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा SO2 डिवाइड बाय क्या, मोलार मास ऑफ O2, ये अपने पास आने वाला है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बताइए मोलार मास ऑफ SO2, SO2 क्या है, SO2 में सल्फर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन वो क्या है, O2 है, तो इसका मोलार मास कैसे निकालेंगे, सल्फर का क्या होता है 32, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है मोलार मास, है ना। तो यहां पर बताइए SO2 का क्या होगा, 32 प्लस O2 है तो 2 इंटू 16, यानी भी ये भी कितना होगा 32, 32 प्लस 32 कितना होगा 64, तो आएगा 64 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ O2, O2 का अभी बताया 2 इंटू 16 कितना होगा 32, ये दोनों कैंसिल हो गया, 32 1 जा 32, 2 जा कितना होता है 64 होता है। तो देयरफॉर VRMS ऑफ O2 इज इक्वल टू √2 बचा वहां पर, इज इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS ऑफ SO2। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, समझा, क्लियर हो गया। चलिए भाई, तो ये अपने को समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका ये है 15th क्वेश्चन में, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम आरएमएस स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल एट एसटीपी। कौन से टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड हीलियम मॉलिक्यूल के आरएमएस स्पीड के बराबर हो जाएगा, एट एसटीपी की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। चलिए भाई आइए इसको देखते हैं। तो टेम्परेचर अपने को निकालने बोला है 15th क्वेश्चन में, ठीक है। तो कौन से टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर निकालो कि VRMS ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS ऑफ, ये He2 नहीं होता है, क्या होता है He होता है, नोबल गैस है वो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई आइए, चलिए देखते हैं भी क्या करना है अपने को। तो यहां पर तो अपने पास क्या है, यहां पर अपने पास फॉर्मूला है, VRMS का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय क्या होगा, m ऑफ O2 हो जाएगा, मोलार मास ऑफ O2 इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाय ये हो जाएगा O2, और ये अपने पास क्या है, ये He, और यहां पर मास ऑफ क्या हो जाएगा, MO2 नहीं है वो m ऑफ O2 है, ठीक है ना, और ये m ऑफ यानी मोलार मास ऑफ He है, समझ में आता है, ठीक है ना। चलिए भाई, इसमें से 3R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रूट भी कट जाएगा, स्क्वायरिंग कर दिया आपने, रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ O2, टेम्परेचर ऑफ हीलियम डिवाइड बाय क्या होगा, मोलार मास ऑफ
हीलियम। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आइए यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है कि कौन से टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का कौन से टेम्परेचर पे आरएमएस वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा हीलियम के, जबकि हीलियम कहां पर दिया हुआ है, हाँ अपने को बोला है हीलियम एट एसटीपी पे भी दिया हुआ है। तो अगर हीलियम अपने को एसटीपी पर दिया हुआ है, यानी अपने को क्या करना है, हीलियम का टेम्परेचर 273 केल्विन मानना है, क्योंकि एसटीपी दिया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो टेम्परेचर ऑफ O2 अपने को निकालना है। टेम्परेचर ऑफ O2 इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा 273, और इसके बाद मल्टीप्लाइड मास ऑफ O2 इज 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम। हीलियम का मास क्या होता है, 4 होता है। समझ आया, क्लियर हो गया। तो हीलियम का मास कितना होता है, 4 यूनिट्स होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब इसके बाद क्या होगा, 4 1 जा 4 8 जा क्या होगा 32, 273 इंटू क्या हो जाएगा 8, 8 3 जा कितना होगा 24 होगा। उसके बाद 7 8 जा कितना होगा 56, यानी 58 हो जाएगा। 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाता है, 2184 केल्विन टेम्परेचर आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एसटीपी दिया था, इस वजह से टेम्परेचर ऑफ हीलियम क्या लिया, हाँ हीलियम का 273 केल्विन पे लिया गया, क्योंकि वहां पर बोला है। ठीक है, 2184 केल्विन ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद जो है अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ 16th क्वेश्चन, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस विद आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट मोलार मासेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर 32 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। आपको कंपेयर करना है। कंपैरिजन का बेस्ट फॉर्म क्या बताया था मैंने, रेशियो लेना। तो आपको क्या करना है, आरएमएस स्पीड्स का रेशियो लेना है। आरएमएस स्पीड्स किन की है, हाइड्रोजन की है ना, H2 मॉलिक्यूल, उसके बाद जो है और ऑक्सीजन VRMS ऑफ O2, इनको आपको कंपेयर करना है, मतलब रेशियो लेना है। ठीक है, आपको टेम्परेचर अलग अलग दिया हुआ है और मोलार मास भी दिया हुआ है, 2 और 32 ये आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए, तो बेसिकली यहां पर क्या है, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3RTH2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर भी वही लिखूंगा मैं, ऊपर चले जाएगा वो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा मास ऑफ क्या होगा O2 डिवाइडेड बाय क्या है 3RT, और ये क्या हो जाएगा आपका यहां पर O2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 3R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। कंपेयर करना है आपको, तो यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन क्या है लिखा नहीं मैंने, टेम्परेचर क्या दिया हुआ 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना हमेशा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना आएगा 400 केल्विन, ऐड करके देख लो। 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आएगा, ये 300 केल्विन। ठीक है ना, चलो भाई। तो हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये है आपका 400 केल्विन। मास ऑफ हाइड्रोजन 2 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, बोलो मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 32, ऑक्सीजन का 16, O2 का 32 हो जाएगा, और ये कितना है 300 केल्विन हो जाएगा। 0 0 खत्म हो गए, 2 1 जा, उसके बाद बताइए क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा 2 16 जा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये क्या बचेगा बताइए, ये हो जाएगा 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई 3, 64 यानी क्या होगा 8/√3, ये आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, 8:√3। आई होप समझ में आया होगा। सेम फॉर्मूला मैंने क्या कर दिया, नीचे लिखा, फिर उसको ऊपर भेज दिया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। ठीक है, चलो ये भी आपको बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। ठीक, कोई कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है ये, फॉर्मूला एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम है। फॉर्मूला आता है, अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई कंसेप्ट थोड़ी लग रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए भाई 17, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ अ गैस at STP given standard pressure is 1.01 into 013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, और कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 5 लीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, STP पे बात कर रहा है ये। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड प्रेशर जो दिया हुआ है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आइए अब जो है अपन क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 3/2
पीवी इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए भाई, तो 3/2 पीवी अगर लगाएंगे तो 3/2 इंटू प्रेशर कितना है, मैं अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मान लेता हूं, ये तो 1 हो गया, 1.0 मतलब लगभग 1, तो बचेगा क्या 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट उसको मैंने कर लिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको 10⁴ कर लो और एक 10 यहां लिख दो, 2 1 जा 2, 5 जा 5, 5 जा कितना होता है 25, 25 3 जा कितना होगा 75 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा +1 होगा, 10⁻⁻ कितना होगा +1 होगा, यानी बेसिकली 750 के आसपास कुछ बनना चाहिए, ठीक है। ये कितना आ रहा है 759, हाँ अप्रोक्सीमेटली माना है मैंने, इस वजह से 0.7 गड़बड़ हो गई कुछ, देखो 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 ध्यान से देखो, गड़बड़ तो नहीं हो गई है, बराबर किया है मैंने 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁴, उसके बाद क्या हो गया 5 5 25, 25 3 कितना होगा 75, और ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, इसको ज़रा देख लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने, क्या प्रॉपर तो है सारी चीज़ें। 5 लीटर्स है, एक सेकेंड ज़रा चेक कर लें, सही तो जा रहे हैं, गड़बड़ क्या हो रही है, टेक्स्ट बुक में 0.75 आसपास क्यों दिया हुआ है इसका आंसर, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 5 लीटर 5 इंटू 10⁻³ 3/2 पीवी इसका आंसर है, 3/2 2 1 जा 2 5 जा, सही तो जा रहे हैं, मिस्टेक तो नहीं किया टेक्स्ट बुक ने कहीं, या हम कन्वर्जन में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा उसको एक बार, मैंने तो पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, कहीं इसमें डेसिमल में कोई इशू है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने पूरा इसको कर दिया है, मुझे कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी कोई कन्वर्जन में, वैसे मैंने प्रॉपर कन्वर्जन किया हुआ है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर किलोग्राम पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 R is 32, R is 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, एवोगाड्रोस नंबर Na is 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है। ये मैं आपको पहले समझाता हूं कि बेसिकली यहां पर है क्या फंडा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो है 3/2 पीवी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, कुछ रटना नहीं है, फॉर्मूले एकदम सिमिलर हैं तो कंफ्यूजन होता है आपको, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। अब पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, वो तो एनआरटी के इक्वल होता है, पीवी क्या होता है एनआरटी के इक्वल होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की ये क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली जो एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है वो है 3/2 पीवी, ये हो जाएगा आपके पास क्या एनआरटी, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, पर मोल मतलब हर एक मोल पे निकालना है, तो एक मोल मतलब n का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो ये जाएगा 3/2 RT हो जाएगा, लॉजिक समझा। काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आपने निकाल लिया। इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट वो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, हर यूनिट मास पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हर यूनिट मास पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कितना है यूनिट मास, एक यूनिट मास मतलब टोटल मास कितना है जो उसका मोलार मास है, तो आप क्या कर दोगे पर यूनिट मास की बात करेंगे तो आप क्या कर दोगे उसको मास से डिवाइड कर दोगे कि हर यूनिट मास पे निकालना है। 3/2 RT पर मोल है तो 3/2 RT डिवाइड बाय क्या हो जाएगा m0, ये आ गया, समझे, क्लियर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हो गया। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है 3/2 पीवी है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 3/2 पी आ जाएगा, समझे। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सबके पीछे लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर आपको क्या करना है मॉलिक्यूल निकालना है, क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपको निकालना है।
पर मॉलिक्यूल। ऐसे कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल माने अपन ने, 1 मोल मॉलिक्यूल माने। तो ऐसे क्या करने का, पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे, जितने मॉलिक्यूल उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। RT डिवाइड बाय क्या है, Na। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, क्योंकि हमने 1 मोल मॉलिक्यूल माना है, इस वजह से Na से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया। तो मैं तो इस तरीके से ये आप लोग फॉर्मुलेस क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। याद सिर्फ ये रखना है, बाकी सब उससे डिराइव करना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो भाई, अभी 18th क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड कुछ है, आइए इसको देख लेते हैं। तो अपने पास जो है ना, अब क्या है अपने पास 18th क्वेश्चन में दिया क्या है। 18th क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल पर केजी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। आपको एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी काइनेटिक एनर्जी आपको क्या निकालना है, पर किलो मोल निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी निकालना है। ठीक है, ये आपको चीजें निकालनी है। टेम्परेचर आपको दिया गया है 127 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है 400 केल्विन, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 32 है, आर का वैल्यू दिया हुआ है यहां पर 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू भी आपको दे दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना है, पर किलो मोल एक्चुअली निकालना है। पहले हम पर मोल निकालते हैं। पर मोल कैसे निकालेंगे बताइए, मैंने आपको अभी बताया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 3/2 PV है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या करना है, पर मोल निकालना है। तो PV को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/2, और ये रहेगा nRT, और पर मोल निकालना है, किलो को बाद में देखूंगा, अभी समझाऊंगा मैं। पर मोल निकालना तो n को क्या लिखूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। देयरफॉर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 3/2 RT। पहले मैं पर मोल निकालता हूं, फिर मैं आपको किलो मोल निकाल के बताता हूं। तो आपके पास क्या आया, 3/2 इंटू R क्या है, R के वैल्यू पुट कर दो, कितना है वो 8.31 मल्टीप्लाइड बाय जो टेम्परेचर है कितना है 400, डिवाइड करो इसको 200, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो अब 1 मोल में जो भी आएगा, मान लो कुछ x जूल आया, तो x जूल काइनेटिक एनर्जी है। अब पर किलो मोल बोला है, तो 1 किलो मोल में कितना हो, किलो मतलब 10⁻3, दोनों साइड क्या कर दो, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गया। तो जो भी आंसर आएगा उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना, 10⁻3, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। समझा, इतना आसान है। क्लियर हो गया। चलो भाई, ये आपको बता दिया, मल्टीप्लाई आप लोग खुद करना। उसके बाद और भी कुछ निकालना है। और क्या निकालना है, और निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम। पर किलोग्राम मतलब वही पर यूनिट मास, लेकिन हमने जो लिखा है वो है पर ग्राम। ये निकालने क्या बोला है, पर किलोग्राम। तो अपन पर ग्राम पहले निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपॉन m0। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास मतलब पर ग्राम, पर ग्राम। 1 ग्राम की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, वो अपने को निकालना है। ठीक है ना, 1 ग्राम की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, वही 3/2 RT डिवाइड बाय क्या करेंगे आप लोग, m0 करेंगे। पहले 1 ग्राम की निकाल लेते हैं पर ग्राम, फिर अपन क्या करेंगे, इसको दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके पर किलोग्राम निकाल लेंगे। पहले पर ग्राम निकाल लेते हैं, कितना है बताइए, 3/2, R का वैल्यू कितना है 8.31 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है 400 डिवाइडेड बाय कौन सा मॉलिक्यूल है, यहां पर ऑक्सीजन की आई थिंक बात किया है, ऑक्सीजन की बात किया है। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 ग्राम, मोलार मास कितना होता है 32 ग्राम। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब जो भी आपको मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मिलेगा। 1 ग्राम में इतनी काइनेटिक एनर्जी, तो 1 किलोग्राम में कितनी होगी, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे आप 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3। समझा। तो बच्चे यही कंफ्यूज हो रहे थे कि वो 10⁻3 कहां से आया, तो लॉजिक अब समझ में आ जाएगा कैसे वो 10⁻3 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी आपको मैंने समझा दिया है। अब पर मॉलिक्यूल निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, पर मॉलिक्यूल निकालना है मतलब 3/2 RT को क्या कर दो, Na से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया, खुद से कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सवाल है। लॉजिक मैंने इससे पहले समझा दिया है कि फॉर्मूले कैसे लिखे जा रहे हैं। कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं ऑन दी स्पॉट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई 1 मिनट कॉल आ रहा है क्या,
चलिए ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज मेंटेन्ड एट 227 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी कितनी रेडिएट कर रहा है, यानी Q का वैल्यू निकालना है इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो EB इज सिग्मा T⁴, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और E को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q अपॉन A इंटू टी सिग्मा T⁴। आपको निकालना क्या है, Q का वैल्यू, तो सिग्मा T⁴ इंटू A T, ठीक है ना। इसमें स्मॉल टी टाइम है, ए एरिया है, सरफेस एरिया, कैपिटल T टेम्परेचर, सिग्मा क्या है, स्टेफेंस कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए, तो अब जो है आपको टेम्परेचर भी दे दिया गया बच्चों। टेम्परेचर कितना है, 227 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए, कितना होगा बताइए, 227 प्लस 273 273 ऐड करिए, बताइए क्या होगा, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 10, ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ये, ठीक है। 227 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 केल्विन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या है, सिग्मा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सिग्मा क्या है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जो भी उसका यूनिट बनता है, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, 5 6 7 8, समझ आ रहा है, 5 6 7 8 ऐसे याद कर लेना उसको, ठीक है। कभी कभी सिग्मा का वैल्यू नहीं देगा तो क्या करेंगे आप, 5 6 7 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय T⁴ मतलब 500⁴ मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना बोला है, 1 मिनट बोला है, मतलब 60 सेकेंड, समझे। मल्टीप्लाई वाला सवाल है, क्या ही बताऊं मैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 5⁴ इंटू 10⁻⁴, 10 नहीं, कितना आएगा, 10⁻2 मतलब 100⁴, 10⁻2⁴ मतलब 4 2 8 हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख दो। 5 मिनट था, समझाऊं कैसे होगा, 5 इंटू 10⁻2 द होल रेस टू 4, तो 5⁴ इंटू 10⁻2 द होल रेस टू 4, यानी कितना होगा, 5⁴ इंटू 4 2 क्या होगा 8, 5⁴ इंटू 10⁸ आ जाएगा, तो 5⁴ इंटू 10⁸ आ जाएगा। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आता है, अब मल्टीप्लाई करना तुमको आता है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 20th सवाल क्या है, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अ रेट ऑफ 20 वॉट। तो यहां पर पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया है 20 वॉट, 20 वॉट का पावर दिया हुआ है। एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ होल, एक होल में से क्या हो रही है एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है, फर्नेस मतलब भट्टी, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है, उसके होल में से क्या हो रहा है, इतनी एनर्जी एमिट हो रही है। टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज दिस, टेम्परेचर कितना है 727 डिग्री सेल्सियस, ये आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, एरिया आपको निकालना है होल का, और आपको सिग्मा का वैल्यू भी दे दिया गया है, सिग्मा इज 5.7 दिया हुआ है, 5.7 इंटू 10⁻⁸ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू 4, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब जो है यहाँ पर जो है ये जो है भट्टी है ना, तो यहाँ पर आपको पावर का वैल्यू दे दिया गया है, आपको निकालना क्या है, एरिया आपको निकालना है। हम इसको मानेंगे ब्लैक बॉडी, क्योंकि अगर ब्लैक बॉडी नहीं होती तो ई का वैल्यू दिया होता, ई का वैल्यू दिया नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी में ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो एक फर्नेस है, पावर मुझे दिया हुआ है, पावर क्या होता है Q/T, और अगर मैं इसको ब्लैक बॉडी मान रहा हूं तो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर क्या होता है, अभी बताया आपको मैंने, सिग्मा T⁴, ये क्या होता है Q/A इंटू टी, सिग्मा T⁴। निकालना है क्या बच्चों, निकालना एरिया है, और Q/T क्या होता है, बताया था आपको मैंने, Q/T क्या होता है, पावर होता है, तो Q/T पावर अपॉन एरिया सिग्मा T⁴, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया इज पावर अपॉन सिग्मा T⁴, ठीक है ना। व्हाट इज पावर, पावर इज 20 वॉट्स डिवाइड बाय सिग्मा इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय T⁴, 727 प्लस 273, 727 प्लस 273 इज 1000 केल्विन के आसपास, 1000⁻⁴,
ठीक है ना। 73 ऐड करो 800 और 200 है ना, तो बराबर आएगा 1000। ठीक है, तो 1000 द होल रेस्ट, 1000 मतलब 10⁻³ द होल रेस्ट टू 4, तो 10⁻³ द होल रेस्ट टू 4, 4 3 कितना होगा 12 होगा। ठीक है, तो अब तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं इसको। 57 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 10 11 बने 3। ठीक है, 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 57। क्लियर हो गया। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग कर सकते हैं वैसा करें और इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, 57 और ये 204 5 के आसपास कुछ बनना चाहिए। ठीक है, आप लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं उसको, तो आप लोग देख करके इसको करिएगा। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे क्या है यहाँ पर, हाँ 3.5 के आसपास ही कुछ आंसर है, आप लोग देख लीजिए उसका क्या है आंसर, डिवाइड करके लिखिएगा उसको। 21st क्वेश्चन में क्या है, एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकेंड्स। एमिसिव पावर एक स्फीयर का आपको दिया गया है, एमिसिव पावर एक स्फीयर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, और एमिसिव एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, और अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड आपको निकालना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई आइए कैसे निकालेंगे। तो एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है, Q/AT, A/T। यही तो लिख रहे थे अपन, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो या ऑर्डिनरी बॉडी हो। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है, एमिसिव पावर का फॉर्मूला है Q/A/T, ये इसका क्या है फॉर्मूला है। ठीक है ना, आइए तो ये अपने पास है। अब Q का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.5 किलो कैलोरी है, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं कि आंसर जो है किलो कैलोरी में दिया है आपकी बुक में। एरिया कितना है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 20 सेकेंड दिया हुआ है। क्या ही सवाल है। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 2 इंटू 10⁻1 यानी 10⁻⁻1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है उसको डिवाइड कर लो आप लोग। ठीक है ना, डिवाइड कर दो, आंसर लिख दो 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻+2। ठीक है ना, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। क्या होगा 4 1 ज़ा 4.0, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा और 20 आएगा। तो क्या लिख दिया है, गलत है क्या आंसर, आंसर कैसे गलत है, 0.5 किलो कैलोरी है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा 10⁻³ के टर्म्स में उसको लिखना पड़ेगा। सही लिखा है अपन ने, 0.02 करेक्ट है, टाइम बराबर है, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड्स में पूछा है, 0.2 किलो कैलोरी। कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रही है। Q का वैल्यू कितना है 0.5 है, A का वैल्यू कितना है 0.02 है, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स है। 5 इंटू 10⁻⁻1 10⁻1 वो ऐड हो गया, ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा। 5/4 1.25 नहीं है ये क्या आ रहा है, नहीं मिस्टेक हो गई है शायद। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहता है, एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकेंड। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड निकालना है, और कोई भी बॉडी है, कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसका एमिसिव पावर आपको दे दिया गया है कितना है 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया कितना है, एरिया है 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपको बोलता है कितने टाइम में अमाउंट ऑफ हीट निकालना है 20 सेकेंड में।
यानी आपको निकालना है Q का वैल्यू कितना है। क्या निकालना है? Q का वैल्यू कितना है। कैसे निकालेंगे? एमएसए पावर, कोई अगर ब्लैक बॉडी हो, ऑर्डिनरी बॉडी हो, एमएसए पावर का एक ही फॉर्मूला है, क्या? Q अपॉन A इंटू टी। आपको Q निकालना है तो क्या होगा? EAT। E कितना है? 0.5, A कितना है? 0.02, टाइम कितना है? 20। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, इसके बाद 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। हो गया, डन। ये इसका आंसर है 0.2 किलो कैलोरी, क्योंकि किलो कैलोरी के टर्म्स में दिया है ये। ठीक है, 0.2 किलो कैलोरी, ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो भाई, इजी सा प्रॉब्लम है ये। एमएसए पावर का फॉर्मूला याद कर लो, Q अपॉन AT। इसके बाद 22nd प्रॉब्लम क्या है? 22nd प्रॉब्लम, कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट दिस 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ एमिशन मतलब पावर को कंपेयर करना है, Q बाई टी को, dQ बाई dt को कंपेयर करना है। ब्लैक बॉडीज हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दिया हुआ है। सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है तो क्या लगाएंगे आप लोग? dQ बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴ माइनस T0⁴, ये आपको लगाना है। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ लॉसेस ऑफ हीट? ठीक है ना, आपको क्या करना है? रेट ऑफ लॉसेस ऑफ हीट का क्या करना है? रेशियो निकालना है। यानी रेट ऑफ लॉसेस ऑफ हीट यानी रेट ऑफ एमिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बेसिकली पावर होता है ना। तो पावर ऑफ बाय ब्लैक बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे, तो ये एट टेम्परेचर 1 और पावर एट टेम्परेचर 2, यानी क्या निकालना है? dQ बाई dt एट टेम्परेचर 1 डिवाइड बाई dQ बाई dt एट टेम्परेचर 2, ये आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे निकालेंगे आप dQ बाई dt? आइए मैं आपको समझाता हूँ। dQ बाई dt आप कैसे निकालेंगे? तो dQ बाई dt अगर आपको निकालना है तो dQ बाई dt का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सिग्मा A T1⁴ माइनस T0⁴ डिवाइड बाय क्या होगा? सिग्मा A T2⁴ माइनस T0⁴। समझे? क्लियर हो गया? ये आपको पहले ही बताया था मैंने कि रेट ऑफ लॉस, रेट ऑफ एमिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें बेसिकली पावर होता है। वो तो पावर है, तो पावर को आपको क्या करना है? कंपेयर करना, उसका रेशियो निकालना है। दोनों खत्म हो जाएंगे। दोनों ब्लैक बॉडी है, सिग्मा तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों ब्लैक बॉडी है, तो यानी एक ही ब्लैक बॉडी है, उसको अलग अलग टेम्परेचर पर रखा गया, तो एरिया तो बराबर होगा। एक ही ब्लैक बॉडी है, दो अलग अलग ब्लैक बॉडी नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर जो है अपने पास टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 727 डिग्री सेल्सियस और 227 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर T1 कितना दिया हुआ है? 727 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब होता है 1000 केल्विन। ठीक है, और T2 कितना दिया हुआ है? 227 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब होता है आपका 500 केल्विन। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पर जो आपको दिया गया है सराउंडिंग का, वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको चीजें दी गई हैं, बस वैल्यू को पुट करना है। देयरफॉर पावर एट टेम्परेचर 1 डिवाइड बाय पावर एट टेम्परेचर 2 कितना होगा? ये 1000⁴ है ना। 1000⁴ माइनस क्या होगा? 300⁴ डिवाइडेड बाय ये कितना होगा? 500⁴ माइनस क्या होगा? 300⁴। ठीक है, 1000⁴ सब में से 10⁴ कॉमन आ सकता है, तो ये क्या हो रहा है? 10⁴ माइनस 3⁴। मैंने आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स में बताया था कैलकुलेशन कैसे करना है। 5⁴ माइनस क्या हो जाएगा? ये 3⁴ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है? उसके बाद जो भी आपका कैलकुलेशन बैठेगा, 10⁴ मतलब क्या? बोलो भाई जल्दी से। 100 इंटू 100, 9 इंटू 9, ये 25 इंटू 25 माइनस 9 इंटू 9। ठीक है, अब जो भी है आप अपना कैलकुलेशन करें और उसका आंसर लिख दें। ठीक है, क्लियर हो गया? बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग मल्टीप्लाई करके माइनस करके डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है मैंने, पूरा सॉल्व करके दे दिया है। फाइनली आपको क्या करना है? उसके वैल्यूज को कैलकुलेट करके लिख देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अर्थ्स मीन टेम्परेचर कैन बी अस्यूम्ड टू बी 280 केल्विन। मान लेते हैं कि अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो है 280 केल्विन। केल्विन में ऑलरेडी दिया हुआ है। हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर? इस टेम्परेचर के लिए ब्लैक बॉडी का कर्व कैसे दिखेगा? फाइंड आउट लैम्बडा मैक्सिमम। लैम्बडा मैक्सिमम का वैल्यू भी आपको निकालना है। इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई? ठीक है ना, लैम्बडा मैक्सिमम का भी वैल्यू निकालना है और कौन से पार्ट में ये लाई करेगा वो भी आपको बताना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो भाई आइए, आप लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जानते हैं। लैम्बडा मैक्सिमम क्या होता है? B/T होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं।
और बी जो है इसके अंदर वो क्या है, बी का वैल्यू होता है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये आपका बी होता है। ठीक है, तो आपको लैम्बडा मैक्सिमम निकालना है, इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको, क्या करना पड़ेगा बताइए, बी का वैल्यू पुट करिए 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय क्या होगा 280, 280 है ना टेम्परेचर, ठीक है ना। आप उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेटली काट दोगे, उसको जो भी आएगा इसका आंसर क्या आएगा, बुक में बता देता हूँ मैं, जो बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ 1.035 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, और ये बेसिकली कहाँ लाई करता है, माइक्रोवेव रीजन में लाई करता है, ये माइक्रोवेव रीजन का है। ठीक है, इसका कर्व कैसे बनेगा, वैसे ही कर्व बनेगा जैसे नॉर्मली कर्व बनता है हमारा। यहाँ पर क्या होता है, लैम्बडा होता है, यहाँ पर क्या होता है अपना एनर्जी होता है, तो ये इस तरीके से कुछ कर्व बनने वाला है इसका। ठीक है, कम टेम्परेचर पे तो ऐसे कुछ आएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो बुक में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से आपको बता दिया मैंने कि कैलकुलेट कैसे करना है, वो आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। उसके बाद 24th क्वेश्चन, अ स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड चेंबर. The temperature of the chamber is maintained at 100 degrees Celsius. At what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature at 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एक ब्लैक एंड कॉपर आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ब्लैक एंड कॉपर सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस आपको क्या दिया गया है, इसका रेडियस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, उसको इवैक्यूएटेड चेंबर में लोग ने रख दिया है, तो इसको क्या कर दिया है, एक इवैक्यूएटेड चेंबर में रख दिया है, और इवैक्यूएटेड चेंबर का टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इतना उसका टेम्परेचर है. ठीक है ना, कितने रेट से क्या हो रही है, एनर्जी सप्लाई हो रही है कॉपर को ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो, कितने रेट से एनर्जी सप्लाई हो रही है, यानी बेसिकली पावर निकालना है, Q/T है ना. उसके बाद क्या है, ताकि इसका टेम्परेचर कहां पर मेंटेन हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेंटेन रहा है 110 डिग्री सेल्सियस पे, और स्टेफेंस कांस्टेंट का वैल्यू यहां पर रॉन्ग दिया है, 5.76 दिया हुआ है, वो होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸, जो भी उसका यूनिट बनेगा. ठीक है, और आपने को क्या मानना है, इसको एक ब्लैक बॉडी मानना है. कैसे करेंगे, आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है रेट ऑफ, कितनी रफ्तार से, कितने रेट से अपन क्या कर रहे हैं, एनर्जी उसको सप्लाई करेंगे ताकि इतना टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे. तो पावर निकालना है, पावर क्या होता है, पावर होता है dQ/dt, और ये आपको बताया मैंने कैसे लिखना है ब्लैक बॉडी के लिए, सिग्मा A T⁴ माइनस T⁴. स्टेफेंस लॉ में मैंने आपको बताया था, कल भी न्यूमेरिकल में कराया मैंने कि पावर का ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, आइए सिग्मा का वैल्यू सही लिखेंगे तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा, बुक में गलत दिया हुआ है. इनटू एरिया कितना है, एरिया मुझे निकालना है. एरिया कैसे निकालूंगा मैं, 4πr² से निकाल लूंगा, रेडियस मुझे दे दिया गया है, स्फीयर बोला है. T⁴ बताइए क्या होगा, T⁴ T. अब ये मेरे पास T है, इसको क्या करो, 110 प्लस 273 383 द होल रेज़ टू 4 माइनस 100, मतलब क्या होगा 373 द होल रेज़ टू 4. क्लियर हो गया, समझ में आ गया. तो इस तरीके से आपको उसको अब कैलकुलेट करना है. रेडियस आपको दिया हुआ है, कितना है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना. अब वैल्यू को पुट करना है, वहाँ रेडियस पावर में 4 आपको निकालना है और उसका आंसर लिख देना है. ठीक है, चलो भैया आपको बता दिया मैंने. आंसर के लिए याद रखना, स्टेफेंस कांस्टेंट का प्रॉपर वैल्यू लेंगे तो बराबर आएगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद जो है 25th में क्या है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ द स्पेक्ट्रम इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट स्पेक्ट्रम. टेम्परेचर आपको निकालना है, इसमें स्पेक्ट्रम का जो पीक है वो कब आ रहा है, लैम्बडा मैक्सिमम 700 नैनोमीटर पे आ रहा है. ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग टाइम पे निकालना है, अलग अलग वेवलेंथ पे निकालना है. और सेकंड केस में क्या है, लैम्बडा मैक्सिमम जो दिया वो 3 सेंटीमीटर है, और थर्ड केस में लैम्बडा मैक्सिमम कितना है, 3 मीटर है. बी का वैल्यू आपको दे दिया गया है. क्या बताऊं मैं इसमें आपको, एक केस बता देता हूं. आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर. क्या फॉर्मूला बताइए, लैम्बडा मैक्सिमम का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, B/T. तो टेम्परेचर क्या होगा, B/ लैम्बडा मैक्सिमम 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना है लैम्बडा मैक्सिमम, 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर. दोनों के बाद डिवाइड 7 4 28 के आसपास कुछ बनेगा, वो से कर देता हूँ मैं इसको. 10 कितना होगा, -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 7 7 4 लगभग 28. उसके बाद आप लोग कर सकते हो उसको कैलकुलेशन, 4 इंटू 10⁻³ के आसपास कुछ आंसर बनना चाहिए.
यही आ रहा है 4000 केल्विन के आसपास हमारा आंसर आ रहा है, 4138 केल्विन इसका आ रहा है। इसी तरीके से बाकी सबका भी आप कैलकुलेट करेंगे। एक क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, सेकंड क्या है 3 सेंटीमीटर और थर्ड क्या है 3 मीटर है। क्लियर हो गया? तो यही तरीके से आप क्या करेंगे, बाकी भी कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो है उसमें प्रॉपर शायद आंसर नहीं आया, उसको चेक कर लेते हैं कौन सा है वो सवाल। हाँ, क्वेश्चन 17 जो है उसमें आंसर हमारा बराबर नहीं आया। फिर से एक बार देख लें क्या उसको। सही तो जा रहे थे, पता नहीं आंसर बराबर क्यों नहीं आ रहा है। एक बार बता देता हूँ मैं आपको फिर से, रह जाएगा वो प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन में ही शायद कुछ मिस्टेक की क्या हमने कहीं पे। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है जो कि होता है 3/2 PV। उसमें आपको प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵ 3/2 अपनी जगह पर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5 लीटर 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, चलो भाई, तो ये अपने पास है। क्या आ रहा है बताइए। 2 1 जा 2 2.5 जा 2.5 इंटू 3 7.5 इंटू 1.013 इंटू 10 क्या होगा -10⁻2 होगा ये तो 10⁻2, और इसको 1 मान लीजिए आप। 1 मान लेंगे तो कितना होगा, क्योंकि 1 के आसपास ही है, तो 7.5 इंटू 10⁻2 ये आंसर होना चाहिए। 0.75 आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है ये 0.75, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या आंसर ही दिया है बुक में। ये आई थिंक रॉन्ग दिया है क्योंकि बुक में बहुत मिस्टेक है। ठीक है, फिर भी मैंने ये बता दिया, 2 बार मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर तो यही आ रहा है। आप लोग देख लीजिएगा बुक में क्या है। बुक में मुझे लग रहा है गलत दिया हुआ है क्योंकि आंसर तो यही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने आपको रफ कैलकुलेशन भी समझा दिए, और बाकी जो है कुछ कैलकुलेशंस आप पर छोड़े हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। कुछ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।